बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। हम लोग जब नए नए शहर में आए थे, मेरे लिए नई सहेलियाँ बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैंने गांव में अपनी हमजोलियों के साथ बचपन खेलते हुए ही गुजारा था। गांव के बच्चों को ज़्यादा पढ़ाई की फ़िक्र भी नहीं होती। मेरे साथ भी यही मामला हुआ था। घर वाले हमें कुछ न कहते। गांव की ताज़ा फ़िज़ाओं में हम खेलते कूदते 10-11 साल की उम्र को पहुंच गए थे। तब मैं शहर में शिफ्ट हो गई। मेरे बड़े भाई की नौकरी शहर में लग चुकी थी। अब वो हमें गांव में रहने देना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे शहर में रहकर हम लोग नए तौर तरीके सीखें, ज़िंदगी को नए ढंग से जिएं और हमारे रहने का स्टैंडर्ड भी बेहतर हो जाए ताकि आगे भैया की किसी अच्छे घराने से शादी हो सके। भैया का तो एजेंडा यही था, मगर अम्मा चाहती थी कि मैं किसी अच्छे स्कूल में पढ़ लिख लूँ। मैं तो गांव की आज़ाद फ़िज़ाओं की पली हुई थी। जब हम लोग शहर जाकर रहने लगे, मुझे उन तंग कमरों में सख्त घुटन होने लगी। ऐसा लगता जैसे आज़ाद पंछी को किसी ने 2 इंच के पिंजरे में कैद कर दिया हो। मेरी परेशानी का बुरा हाल था। नादिया और सफ़ूरा से जुदा होने का दुख भी अलग था। फिर घर में कोई बड़ा बहन भाई न था। भैया नौकरी पर चले जाते, पीछे अम्मा और बड़ी बहन घर के कामों में मसरूफ़ हो जाते। मेरे लिए खेलने को कोई न था। मैं पूरा दिन घर की दीवारें तकती रहती, सफ़ूरा को याद करके रोती। राब्ते का भी कोई ज़रिया नहीं था कि सफ़ूरा से 2 घड़ी बात ही कर लेती। उन दिनों सिर्फ़ ख़त लिखने की इजाज़त थी, वो भी बिना ज़रूरत के इजाज़त न होती, और अगर इजाज़त हो भी तो पोस्ट ऑफिस तक कौन जाता। फिर नकार खाने में तोती की कौन सुनता है। मैं बच्ची थी। मेरी तो अम्मी अब्बा और भाई वैसे भी ज़्यादा परवाह न करते थे। उनके ख़्याल में यहाँ आकर हमें नई ज़िंदगी शुरू करना थी। मेरे लिए खेलने कूदने वाला कोई न था। एक दिन शाम के वक्त मैं अपने घर की बालकनी से उदास बैठी दूसरी तरफ देख रही थी कि मुझे एक खूबसूरत सी गोरे चिट्टे रंग वाली लड़की नज़र आई। मैं उसके करीब गई। देखा तो वो मेरी हम उम्र थी। न जाने कब से मुझे देख रही थी। मुझे देखकर उसने सलाम के लिए हाथ आगे बढ़ाया। हमारे इस घर की दीवार एक ही थी। मैंने भी हाथ बढ़ाकर उसे सलाम किया। कहने लगी, तुम यहाँ कब से आ रही हो? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे मुश्किल से ही उसकी बोली समझ आई थी। खैर, मैंने उसे किसी तरह इशारे से बताया कि हम लोग गांव के रहने वाले थे और अब शहर में आ गए हैं। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगी। शायद जानबूझकर उसने मुझसे मुश्किल अल्फाज में बात की थी। वो बच्ची बहुत शरारती लगती थी। कहने लगी, मैं तुम जैसी ही हूँ। अगर तुम चाहो तो हम दोस्त बन सकते हैं। अंधे को क्या चाहिए 2 आंखें। मैंने फ़ौरन दोस्ती के लिए हाथ बढ़ा दिया। वो लड़की बेपनाह खूबसूरत थी। उसे देखकर लगता जैसे चांद बादलों से निकला है। मैं उसे देखती ही रह गई थी। शहरों की लड़कियां कितनी खूबसूरत होती हैं। खैर, मैंने शहर से दोस्ती कर ली। शहर के बाल लड़कियों की तरह बहुत लंबे और घने थे। मुझसे वो कद में भी ज़्यादा लगती थी। शायद उम्र में भी थोड़ी बड़ी होगी, मगर मैं उसे अपना हम उम्र समझती थी। 2-3 दिन में हमारी दोस्ती इतनी पक्की हो गई कि मैंने शहर को गांव के मुख्तलिफ खेल बताना शुरू कर दिए। शहर कहने लगी कि वो 10वीं में पढ़ती है। मुझे उसकी बात पर यकीन ना आया। वो बिल्कुल मेरे जितनी ही लगती थी। मैंने उसे कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ खेल कूद कर अपना वक्त गुजार लूँगी। तुम्हें भी मेरे साथ अच्छा लगेगा। अगर तुम मेरी बात पर यकीन करती हो तो तुम्हें मेरे साथ यहाँ करीब ही वाक़ई एक कब्रिस्तान में चलना होगा। शहर मेरी बात सुनकर हैरान हो गई। बोली, तुम मुझे कब्रिस्तान लेकर क्यों जाना चाहती हो? मैंने कहा, असल खेल तो घर से बाहर होते हैं। तुम वहाँ चलोगी, मैं तभी तुम्हें बता पाऊँगी कि मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाई हूँ। शहर मेरी पैरवी करती हुई मुझे कब्रिस्तान ले आई। कब्रिस्तान इस घर के करीब ही वाक़ई था। दरअसल मुझे गांव के सब्ज़ार याद आ रहे थे, तभी मैं शहर को लेकर कब्रिस्तान आई थी। अब यहाँ आकर मुझे कोई खेल सूझ न रहा था।
सहर बार बार मुझसे पूछे जा रही थी, तुम कौन सा खेल खेलने आई हो, मुझे तो बताओ, अम्मा अब्बा यहाँ आने से मना करते हैं। सहर की बात पर मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने दोबारा जाने के लिए वावेला मचाया तो फ़ौरन मेरे दिमाग में एक तरकीब सोची। मैंने कहा, सहर, मैं इतना खूबसूरत खेल तुम्हारे लिए लाई हूँ कि तुमने इससे पहले सोचा ना होगा। वो क्या? सहर ने चिढ़कर पूछा। अभी हम जंगल में यानी इस कब्रिस्तान में खाना बनाएंगे। मेरी बात सुनकर सहर भी हैरान हो गई। तुम्हें खाना बनाना आता है? हाँ ना, हम गांव में यही खेल तो खेलते थे, बल्कि मेरे पास छोटे छोटे बर्तन भी हैं। मैंने सहर को कहा। कब्रिस्तान का माहौल अजीब सा था, मगर हाय रे बचपन, इंसान को कोई बात, कोई तकलीफ़ बुरी नहीं लगती। सहर कहने लगी, उसके पास कोई बर्तन नहीं, सिर्फ गुड़ियाएँ हैं। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं अपने घर से बर्तन ले आऊँगी। मैं चुपके से अपने घर गई और सामने पड़े अपने छोटे बर्तनों का सेट उठा कर ले आई। सहर मेरा इंतज़ार करते करते बहुत घबराई हुई थी। मैं आई तो बोली, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है, शायद हमें घर चल लेना चाहिए। अरे सहर, इसमें डरने वाली क्या बात है, हमारा तो पूरा गांव ही कब्रिस्तान जैसा है। तुम इतना घबराओ मत, यहाँ जिन कोई थोड़ी ना है, हम दोनों ही तो हैं। मेरी बात पर न जाने क्या हुआ, एक तरफ से एक ज़ोरदार पत्थर आकर हमारे करीब गिरा। मैं और सहर दोनों सहम कर उस पत्थर को देखने लगे। फिर सोचा, शायद कहीं से किसी ने गलती से फेंक दिया होगा। अब सहर कहने लगी, वो आग जलाना नहीं जानती, उसे वैसे भी लकड़ियों पर आग जलाना नहीं आता था। मैंने कहा, यह भी मुझे आता है, हम गांव में आग पर ही खाना पकाया करते थे। अक्सर अम्मा मुझे चाय बनाने के लिए कहती थीं, उन्होंने ही मुझे आग जलाना सिखाई है। मेरी बात पर सहर और मुतमईन हो गई। मैंने उसे सब्ज़ी चुनने में लगा दिया। कब्रिस्तान में उगी घास फूस को हम लोग पकाकर खाना चाहते थे या फिर शायद खेल खेल में ही ऐसा कर रहे थे। सहर ने बिना कुछ एतराज़ किए वहाँ से छोटे छोटे पत्ते चुनना शुरू कर दिए। मैंने सारी लकड़ियाँ एक जगह इकट्ठी की और माचिस ढूंढने के लिए दूसरी तरफ चली गई। मुझे अभी 2 लम्हे ही ना गुजरे थे कि सहर की एक ज़ोरदार चीख सुनाई थी। उसकी चीख सुनकर मैं मुतवज्जे हुई। जब सहर के पास पहुंची तो वो बहुत डरी हुई थी। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। क्या हुआ सहर, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मैंने पूछा तो वो हाँफते हुए बोली, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, यहाँ बहुत ख़तरा है। मेरे कहने पर सहर फिर भी नहीं रुकी और तेज़ तेज़ कदम भरती कब्रिस्तान से बाहर निकल गई। मजबूरन मुझे भी वहाँ से आना पड़ा। मैंने जल्दी जल्दी में अपने बर्तन समेटे और सहर के पीछे भागती हुई आई। मेरा सांस फूला हुआ था, जबकि सहर का रंग नीला पड़ चुका था। वो बहुत घबराई हुई थी। क्या हुआ सहर, मुझे कुछ तो बता दो। मेरे कहने पर भी सहर ने जवाब नहीं दिया, बस तेज़ कदमों से चलती अपने घर की तरफ रवाना थी। मैं भी खौफसदा होकर उसके पीछे पीछे आ गई। वैसे भी अभी मगरिब का वक्त तकरीबन हो गया था। इतनी देर दूर घर से रहने पर अम्मा मेरी धुलाई कर दिया करती थीं, वो भी गांव में, और ये तो फिर शहर था। खुदा जाने क्या होगा। यही सोचती सोचती मैं अपने घर के करीब पहुंची। मैं अपने घर, सहर अपने घर चली गई। रात कैसे गुजरी पता ही नहीं चला। अब मुझे सुबह होते ही सहर की फ़िक्र लग गई थी। खुदा जाने उसका क्या हुआ होगा। मुझे लगता है वो डर गई थी। यही सोचकर मैं बालकनी में आ गई। देखा तो सहर कहीं नज़र ना आ रही थी। मैं खामोश हो गई। सहर के घर वाले ना मुझे जानते थे, ना मेरे घर वाले सहर के घर वालों को जानते पहचानते थे। सिर्फ हम दोनों की दोस्ती ही थी जो इन 2 घरों में मुश्तरक थी। मैंने सहर को बहुत ढूंढा, मगर वो अपने घर में नज़र नहीं आई। अगले दिन भी मैं उसका इंतज़ार कर रही थी कि सहर अपने घर की बालकनी में बैठी नज़र आई। मैं नीचे खड़ी उसका इंतज़ार कर रही थी जब उसने आवाज़ देकर मुझे ऊपर बुलाया। मैं सीढ़ियाँ चढ़ती उसके घर के आखिरी मंजिल पर जा पहुँची, जहाँ अक्सर बालकनी में खड़े होकर वो मुझसे बातें करती। मैं उसके घर पहुँच गई, उसकी अम्मी को सलाम किया। उसकी वालिदा बोली, कल तुम लोग न जाने कहाँ चले गए थे। वापसी पर सहर की तबीयत ख़राब थी, अब आज कहीं मत जाना। सहर की अम्मी को शायद मालूम हो गया था कि मैं आज भी उसे कब्रिस्तान लेने के लिए आई हूँ, मगर इन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। मैंने कहा, मैं सहर से सिर्फ बात करने आई हूँ, उसने मुझे नीचे गली से बुलाया है।
یہ بات مجھے بہت بری لگی مگر میں نے سحر کو بتایا نہیں۔ سحر 2-4 باتوں کے بعد بولی، تم جانتی ہو ارم، کل قبرستان میں تمہارے جانے کے بعد کیا ہوا تھا؟ میرے ہاں میں سر ہلانے پر اس نے پوچھا کیا ہوا تھا؟ تم ڈر گئی تھیں۔ میرے جواب پر اس نے سر پکڑ لیا۔ میں ڈری یوں ہی نہیں تھی، بلا وجہ کوئی نہیں ڈرتا ارم۔ تم میری کہانی سنو گی تو شاید تم بھی چل جاؤ گی، تمہیں بھی لگے گا جیسے وہ قبرستان بہت خوفناک ہے، اب ہمیں وہاں نہیں جانا چاہیے۔ ایسی بھی کیا بات ہو گئی؟ مجھے تو بتاؤ۔ یاد ہے جب تم ماچس ڈھونڈنے دوسری طرف گئی تھی، تمہارے جانے کے بعد ایک نوجوان آیا تھا جو بہت ہی خوبصورت تھا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی میرے قریب آ کر کہا، خوبصورت تو تم بہت ہو، مگر یہ کیا ظلم کرنے جا رہی ہو؟ یہ علاقہ ہمارا ہے، اس میں ہمارے گھر موجود ہیں، تم ہمارے گھروں کو تباہ کرنے جا رہی ہو، خدا کے لیے رک جاؤ۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ میں نے اس سے پوچھا تو بولا، تم اور تمہاری سہیلی یہاں آگ جلانا چاہتی ہو، تمہارے آگ جلانے سے ہمارے یہاں پر واقع گھر جل جائیں گے، خدا کے لیے ایسا مت کرو، بدلے میں تمہیں اپنی سب سے قیمتی چیز دوں گا۔ یہ کہہ کر اس لڑکے نے ایک سنہری رنگ کا رومال میری طرف تھمایا۔ وہ کہہ کر سحر چپ ہو گئی اور پھر الماری کی طرف بڑھی۔ الماری میں جا کر اس نے ایک چھوٹا سا سنہری رنگ کا رومال میری طرف نکال کر بڑھایا۔ رومال کافی بھاری تھا، اس پر سونے کا کام ہوا تھا۔ شاید سحر ان باتوں کو مجھ سے زیادہ سمجھتی تھی، تبھی تو اس نے رومال کو بہت اچھی طرح اور بہت زیادہ حفاظت سے تہہ کر کے رکھا ہوا تھا۔ میں اسے دیکھ کر دل ہی دل میں جلنے لگی۔ اس نے تمہیں یہ رومال دیا صرف اتنی سی بات پر، حالانکہ آگ لگانے تو میں بھی جا رہی تھی، مجھے تو کسی نے منع نہیں کیا۔ میں یکدم سے اپنا لہجہ بدل کر بولنے لگی، مجھے یہ سب اچھا نہیں لگا تھا، لگتا بھی کیوں کر۔ سحر پہلے ہی مجھ سے زیادہ خوبصورت تھی، وہ ہر چیز میں مجھ سے آگے تھی، اب یہ قیمتی رومال بھی اسے مل گیا تھا، جبکہ وہاں جانا دونوں کے اختیار میں تھا، ہم دونوں نے وہاں کھیلنا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سحر آدھا رومال مجھے بھی دیتی، مگر وہ گمسم سی ہو گئی، اس نے مجھ سے اور کوئی بات ہی نہیں کی۔ میں مجبوراً وہاں سے آ گئی۔ گھر آ کر میں سوچنے لگی کہ سحر کو یہ رومال کس لڑکے نے دیا اور کیوں دیا، جبکہ میں بھی وہاں تھی۔ کیا میں سحر سے کم خوبصورت ہوں، یا پھر سحر عمر میں مجھ سے بڑی ہے، اس لیے اس لڑکے نے سحر کو یہ تحفہ کسی اور مقصد کے تحت دیا؟ ہزاروں سوال میرے ذہن میں چل رہے تھے۔ اس واقعے نے میری اور سحر کی دوستی پر گہرا اثر ڈالا۔ اب سحر مجھے پہلے کی طرح اچھی نہ لگتی، میں اسے دیکھتی تو مجھے وہی رومال یاد آنے لگتا، مگر سحر بھی بہت بدل گئی تھی۔ میرے خیال میں اسے مجھے منانا چاہیے تھا، مگر وہ تو پہلے سے بھی زیادہ بے رخی سے پیش آنے لگی۔ میں اس کے گھر جاتی تو مجھ سے بات نہ کرتی، ہر وقت گمسم سی رہتی۔ میں نے بھی اسے منانے کی کوشش نہیں کی، مناتی بھی کیوں؟ غلطی میری نہیں تھی، غلطی اس کی تھی۔ کافی دن اسی طرح گزر گئے تھے، پھر ایک دن ہمیں اس گھر سے جانا پڑا۔ میرے بھیا کا ٹرانسفر ہو گیا تھا۔ ان دنوں ہم لوگوں کو ایک دوسرے علاقے میں رہنے کے آرڈرز ملے تھے۔ ہم لوگ جب نئی جگہ پر شفٹ ہوئے تو میں سحر کو بالکل بھول بھال گئی تھی۔ پھر اماں نے بھیا کی شادی کر دی۔ شادی کے بعد بھیا اور زیادہ بدل گئے۔ اب ہمارے گھر کے ماحول ذرا مختلف تھا۔ میں بھی سحر والی بات کو بھول گئی تھی۔ پھر خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ بھیا اور بھابھی کی زندگی میں ایک بہت بڑا حادثہ آ گیا۔ اس حادثے کی وجہ سے بھابھی کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے۔ میری بھابھی بہت خوبصورت تھیں، مگر وہ بچے کی پیدائش کے وقت اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، اور اس پر بدقسمتی یہ کہ بھیا کا بچہ بھی زندہ نہ رہا۔ اس کے جانے سے بھیا بہت اداس ہو گئے تھے۔ جو بھی انہیں دیکھتا انہیں دوسری شادی کا مشورہ دیتا، مگر میرے بھائی دوسری شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ زندگی میں اس قدر اداس ہو گئے تھے کہ بھابھی کی یاد کے علاوہ ان کی زندگی میں اور کچھ نہیں رہا تھا۔ میرے بھائی کی وجہ سے اماں بھی پریشان رہنے لگی تھیں، مگر بھائی نے دوسری شادی کی حامی نہ بھری۔ بھائی پریشان ہی رہتے۔ بدستور ان کو پریشان دیکھ کر اماں نے ایک انوکھا فیصلہ کیا۔ ویسے بھی
भैया की ट्रांसफ़र कुछ दिनों में मुतवक्के थी। अम्मी हम सब को लेकर पुराने मोहल्ले में जा बसीं। शायद अम्मी को भी शहर की याद अभी तक बाकी थी। शहर मेरे साथ घूमती फिरती थी, कई बार हमारे घर भी आई थी। शहर बेपनाह खूबसूरत थी। अब मैं भी इतनी तो बड़ी हो ही गई थी कि अम्मा की इन बातों को समझ सकती। अम्मा ने दोबारा पुराने मोहल्ले में जाकर शहर के घर वालों से दोस्ती कायम कर ली। शहर बला की हसीन थी, उसे जो भी देखता दुनिया का हर गम भूल सकता था। शायद अम्मा भी इसीलिए दोबारा पुराने मोहल्ले में आई थीं। वो शहर को अपनी बहू बनाना चाहती थीं। शहर अब 20 साल की एक खूबसूरत दोशीज़ा बन चुकी थी। मैंने उसे देखा तो मैं हैरान ही रह गई। वो किसी फिल्मों की हीरोइन से कम नहीं थी। मेरे भाई ने भी उसे देखा तो एक ही नज़र में पसंद कर लिया। अम्मा शहर का रिश्ता मांगने लगी थीं, मगर ये क्या, जब मैंने शहर से बातों ही बातों में मालूम किया, पता चला कि शहर की अपनी पसंद से उसकी मंगनी अपने एक रिश्तेदार के साथ हो चुकी है। बहुत जल्द शहर की शादी है। ये सुनकर हम सबका दिल टूट गया। इतनी जल्दी घर दोबारा शिफ्ट तो नहीं कर सकते थे, मगर हमने शहर के घर आना जाना कम कर दिया। शहर मुझसे बहुत पुरतपाक अंदाज से मिली थी। उसमें पहले जैसी गर्मजोशी थी, मगर जब मैंने उसे देखा तो हैरान ही रह गई। वो पहले से ज़्यादा खूबसूरत थी, और ख़ास बात यह कि उसने वो रुमाल हर वक्त अपने हाथ में बांधे रखा होता जो बरसों पहले उस लड़के ने खेलते खेलते तोहफे में दिया था, और वो भी एक मामूली सी बात पर। रुमाल मुझे इसलिए याद था क्योंकि इसी की वजह से हमारी दोस्ती टूटी थी। शहर के हाथ में वो रुमाल और उसकी गुमसुम सी शख्सियत देखकर मुझे कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। शहर की मंगनी हो चुकी थी, मगर वो उस मंगेतर के बारे में ज़रा भी बात न करती, बस इतना कहती कि वकास मुझे पसंद है। अब मुझे शहर से एक बार फिर हसद होने लगा था। शहर एक तो इतनी खूबसूरत थी, फिर उसके पास बहुत सारे कीमती कपड़े, ज़ेवरात, और अब भाई को ठुकराने के बाद तो वो मेरी दुश्मन ही बन गई थी। मैं उससे जो बात करती वो उसका मुख्तसर सा जवाब देती। मुझे लगा जैसे मैं, अम्मा और मेरा भाई बेकार में ही इतनी दूर आ गए हूँ, जबकि सबका कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। खैर से मैंने शहर से दोबारा दोस्ती कायम रखी। मैं उसका मंगेतर देखना चाहती थी। यूँ कह लें कि मेरी नीयत नुकसान की थी। शहर गुमसुम सी रहती। एक दिन मैंने उसकी वालिदा से बात की तो इन्होंने जो हकीकत बताई, उसने मेरे और शहर के बारे में मेरे दिल से तमाम गलतफहमियां दूर कर दी। शहर की माँ ने बताया कि शहर हर वक्त कमरे में बंद रहती है, उसे खाने पीने का होश भी नहीं रहता, घंटों अपने रुमाल से बातें करती रहती है। खुदा जाने उस रुमाल के अंदर ऐसा क्या है। वो कई नफ्सियाती डॉक्टर्स को भी शहर के लिए दिखा चुकी हैं, मगर वो सब यही कहते हैं कि शहर को वक्त और मोहब्बत की ज़रूरत है, जबकि ख़ानदान की औरतों का कहना है कि शहर पर कोई जिन आशिक है जिसने उसे ये रुमाल तोहफे में दिया है, और अब वो इस रुमाल के साथ ही जाएगा। यानी जब तक ये रुमाल शहर के पास है, जिन्नात का साया इसके साथ रहेगा। जबकि मैं इससे ये रुमाल छीनने की कई बार कोशिश कर चुकी हूँ, मगर ये इस रुमाल के पास तक किसी को नहीं जाने देती। तुम इसकी सहेली हो, कुछ करके ये रुमाल इससे जान छुड़ा दो, शायद कि मेरी बेटी ठीक हो जाए। इसी रुमाल की वजह से हमारे घर में सुकून नाम की चीज़ नहीं है। गरीदा खाला ये कहकर खामोश हो गई, जबकि मैं सारी कहानी समझ गई। उस वक्त खुदा का शुक्र अदा किया कि वो रुमाल उस लड़के ने मुझे नहीं दिया, वरना आज मेरी भी यही हालत होती। मेरे पास और कोई रास्ता तो नहीं था। मैंने शहर का वो रुमाल चोरी करने का सोचा कि इसे मैं चोरी करके आग लगा दूंगी और हमेशा के लिए इस रुमाल का किस्सा ख़त्म हो जाएगा। मैंने शहर को घर से बाहर भेजकर वो रुमाल चुपके से अपने पास रख लिया। लेकिन अभी मैं उसे देख ही रही थी कि शहर निचली मंजिल से दोबारा ऊपर आती दिखाई दी। मैंने झट से जलते चूल्हे पर शहर के सामने ही वो रुमाल आग में डाल दिया। बस फिर क्या था, शहर चीखने चिल्लाने लगी। उसकी चीखें पूरे मोहल्ले ने सुनी। उसके बाद शहर बेहोश हो गई और फिर कभी होश में ना आई। उसके घर वाले शहर को जगाते ही रह गए। मैं सबकी नज़रों में मुजरिम बन चुकी थी।
سحر کی لاش دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہو رہا تھا۔ یقین نہیں آتا تھا کہ ایک جوان لڑکی اتنی معمولی سی بات پر دنیا سے چل بسی ہے۔ خدا کا یہ شکر کہ ان کی ماں نے یہ بات کسی اور کو نہیں بتائی، بس یہ بات میرے اور غریدہ خالہ کے درمیان ہی رہ گئی۔ لیکن اس بات کا سحر کی موت سے کتنا تعلق ہے، یہ بات مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی۔ میں تو آج تک ایک انجانے احساس سے جرم کے تحت جی رہی ہوں۔ مجھے آپ ہی بتائیں، کیا اس سب میں میرا قصور ہے یا یہ ایک قدرتی عمل ہے؟ کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا واقعہ پیش آیا؟ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔